हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बुक कीड़ा में। दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। आखिरकार इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष क्यों चल रहा है, क्या ये अभी स्टार्ट हुआ है या फिर बहुत पुरानी दुश्मनी है, इन सब के बारे में डिटेल में जानेंगे। और B-52 क्या है और अमेरिका इसे इजराइल को इस समय क्यों दे रहा है, और क्या गाजा पट्टी को एक ही दिन में तहस नहस करने वाला है, इन सब के बारे में इस वीडियो में पूरा बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, ज्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हम लोग इजराइल और बैकग्राउंड पे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके अंत में 1946 में इजराइल नाम का देश हुआ ही नहीं था। मतलब इजराइल नाम का देश था ही नहीं। पहले यहाँ पर फिलिस्तीन नाम का देश था, फिलिस्तीन नाम का देश था, इजराइल नाम का देश नहीं था। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, जर्मनी में यहूदियों को ले आके यहाँ पर यूएसए ऑफ इंग्लैंड, ठीक है, ब्रिटेन वाले लाके यहाँ पर जगह जगह पर जो व्हाइट व्हाइट कलर के दिख रहे हैं, यहाँ पर यहूदी लोग को बसा दिए। ठीक है, इनको यहाँ पे बसा दिए। और ये इजराइल नाम का यहाँ पर देश नहीं था, ये पूरा का पूरा फिलिस्तीन था। ये आपको ध्यान रखना, जहां जहां व्हाइट व्हाइट है वहां वहां जगह जगह पर यहूदियों को बसा दिया गया, क्योंकि जर्मनी में हिटलर की वजह से वहां के लोगों को यहाँ पर शिफ्ट किया गया था। तो यहाँ पर यहूदी लोग हो गए थे, और जो फिलिस्तीन में है ये इस्लाम के लोग थे। ठीक है, ये ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ये लोग इस्लाम के थे और ये यहूदी थे। अच्छा, जब ये लोग 1946 से यहाँ रहने लगे थे तो धीरे धीरे इनका वर्चस्व बढ़ता गया, क्योंकि जो यहूदी लोग होते हैं बहुत दिमागदार होते हैं और उनके पास बहुत टेक्नोलॉजी होती है। ठीक है, अच्छा, उसके यूएन ने, यूनाइटेड नेशन ने अपनी काउंसिल में बोला कि इजराइल और फिलिस्तीन, मतलब कि यहूदियों के देश को, एक यहूदियों के ग्रुप को एक देश का नाम दिया इजराइल। कहा कि ये इजराइल, यहाँ पर दो देश होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर दो धर्म के लोग हैं। क्योंकि फिलिस्तीन इस्लाम धर्म को, जो यहूदी लोग हैं वो दूसरे धर्म को सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से फिलिस्तीन में जो इस्लाम को ज्यादा बढ़ावा देते हैं, जिससे यहूदियों को काफी नुकसान हो रहा है। तो यूएन ने 1947 में ये बताया कि दो देश होने चाहिए, एक होगा फिलिस्तीन, एक होगा इजराइल। अच्छा, सबका अलग अलग बंटवारा भी कर दिया। अच्छा, ये फिलिस्तीन को दो भाग में तोड़ दिया, दो तीन भाग में। ठीक है, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। अच्छा, उसके बाद इजराइल का वर्चस्व और बढ़ता गया। जब 1967 आया, 1967 में इजराइल ने एक वार लड़ी। इस वार में इजराइल एक तरफ था, जो समझिए दूसरे जगह से आया था वो एक तरफ था, और बगल में कई कंट्री थे। मतलब बोल सकते हैं हम लोग, लीबिया है, जॉर्डन है, इजिप्ट है, जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं, गल्फ कंट्री हैं, ये सभी। और ये 6 डे, ये कितने तक तक चल ये वार कितने तक चलता है? 6 डे वार। और इजराइल इतना पावरफुल, इन सभी कंट्री को अकेले हरा है। ये सभी कंट्री मिलकर यहूदियों के विरोध में लड़ाई लड़ रहे थे। इजराइल ने अकेले सिर्फ 6 दिन में पूरे के पूरे जो इस्लाम धर्म के लोग थे, इन पर कब्जा कर लिया। जब लड़ाई लड़ी तो इन्होंने कब्जा भी कर लिया। जब कब्जा किया तो इतना पार्ट छोड़ दिया फिलिस्तीन के लिए। ठीक है, इतना बच गया इधर, और यहाँ पर थोड़ी सी जगह बची, जिसे आज हम लोग बोलते हैं गाजा पट्टी। क्या बोलते हैं हम लोग? गाजा पट्टी। और जो ईस्ट वाला साइड है, इसको क्या बोला गया? वेस्टर्न बैंक। क्या बोला गया? वेस्टर्न बैंक। बैंक समझ सोच लेना कि बैंक है, ये वेस्टर्न बैंक जगह का नाम है, ये गाजा पट्टी है। यहाँ पर दो भागों में तोड़ दिया गया फिलिस्तीन को। और देखिए, एक समय यहाँ था कि इजराइल का नामो निशान नहीं था। एक समय ऐसा हो गया कि पूरे जगह इजराइल ही दिख रहा है, फिलिस्तीन कहीं कहीं मात्र दिख रहा है। उसमें भी आप देख रहे हैं जगह 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 इजराइल ने कब्जा कर रखा है। ठीक है, ये दो जगह बचे थे। अब आखिरकार इस बार जो हमास ने लड़ाई की, हमास है क्या, उसके बारे में जानते हैं। गाजा पट्टी में एक आतंकवादी समूह इसे लोग बोलते हैं, लेकिन ईद का कहना है कि हम अपनी जमीन के लिए, हम अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, जो हमसे इजराइल ने कब्जा किया है। लेकिन औरों का कहना है कि यह आतंकवादी संगठन है, और ये अलग तरीके से वार भी करते हैं। मतलब होता है कि अगर आम जनता अपने हक की लड़ाई लड़ रही है तो लीगल तरीके से मांगती है
ये हमास जो संगठन है ये इलीगल तरीके से मांगता है, मतलब आए दिन बमबारी करते रहता है, आए दिन इजराइल पर हमले करते रहता है, जिसे हम लोग आतंकवादी किसको बोलते हैं, जो इलीगल तरीके से किसी कंट्री पर वार करे। ठीक है, लीगल तरीके से आप करते हैं तो आतंकवादी नहीं कहलाते हैं। ठीक है, तो ये इलीगल तरीके से करते हैं। ये संगठन का नाम है हमास। कहाँ पर रहते हैं? गाजा पट्टी में रहते हैं, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, हम लोग देख लेते हैं, ये पूरा का पूरा एरिया है फिलिस्तीन और इजराइल का। अच्छा, ये वाला गाजा है, ये देखिए, और ये वाला जो एरिया है वो वेस्टर्न बैंक है। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट जो है ये जेरूसलम है, जो इजराइल की राजधानी है। इजराइल आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा जो रेड में है पूरा का पूरा इजराइल है, और ये जेरूसलम इसकी राजधानी है। ये जेरूसलम में ही विवाद है, सबसे बड़ा विवाद का कारण यहीं पर है। हालांकि गाजा पट्टी में जो हमास आतंकवादी हैं, जो हमास संगठन के लोग हैं, वो गाजा पट्टी से इजराइल पर वार किए हैं, यहाँ पर वार किए हैं, लेकिन इसका मेन रीजन है यहाँ पर जेरूसलम में। अब जेरूसलम में क्या है इसके बारे में अभी हम लोग पूरा डिटेल में जानने वाले हैं। ठीक है, अब जेरूसलम की बात करते हैं। ये जेरूसलम राजधानी है। आपको बता दें कि ये हमारा है भूमध्य सागर, ये इजिप्ट इसके बगल में, जिसको मिस्र बोलते हैं, सऊदी अरेबिया इधर है, जॉर्डन है इधर, और इधर आपका लीबिया लेबनान है। ठीक है, सभी कंट्री गल्फ मुस्लिम कंट्री इधर है, और इधर गल्फ कंट्री है, जो कि इजराइल का सपोर्ट नहीं करती हैं, क्योंकि इनका धर्म इस्लाम है। और यहाँ पर जो फिलिस्तीनी है इनका भी धर्म इस्लाम है, तो इस्लाम वाले को ही सपोर्ट करते हैं, इजराइल वाले का नहीं करते हैं। अच्छा, यहाँ पर गाजा है, ये जेरूसलम है। अब मेन रीजन है कहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, ये रहा, ये इजराइल के अंदर एक मंदिर है जिसका नाम है अल अक्सा मंदिर। क्या नाम है? अल अक्सा मंदिर। यहाँ पर मुस्लिम लोग का ये पवित्र स्थान है, मक्का मदीना के बाद सबसे पवित्र स्थान मुस्लिम मानते हैं, तो इसे ही मानते हैं अल अक्सा मंदिर, जो इजराइल के अंदर है। ठीक है, और इजराइल मैंने बताया आपको, ये वाला पार्ट इजराइल का, ये इजराइल जब मैप बनाता है तो ये दिखा, यही असली वजह है इनके लड़ाई की। अच्छा, इनका पवित्र स्थान है अल अक्सा मस्जिद, लेकिन ये यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है, तो यहाँ से मुस्लिम लोग हैं नमाज पढ़ने के लिए यहाँ पर जाते हैं। ये मुस्लिम लोग इसको पवित्र धर्म मानते हैं, पवित्र जगह मानते हैं। दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर मक्का मदीना को मानते हैं। अच्छा, जो यहूदी हैं, वो जो आपको ये दीवार दिख रही है, ये जो दीवार आपको दिख रही है, यहूदी लोग इसे पवित्र मंदिर मानते हैं, इसे ही अपना धर्म सबसे पहला धर्म मानते हैं कि यहीं से उत्पत्ति हुई है, यहाँ पर जो मांगने से मिल जाता है। अच्छा, और आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये पूरा का पूरा जो एरिया है मात्र 31 एकड़ में फैला हुआ है, मतलब मात्र 31 एकड़ जमीन के लिए दो देश आपस में लड़ रहे हैं। आखिरकार क्यों लड़ रहे हैं ये अभी जानते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये क्या है? अल अक्सा मस्जिद है। ठीक है, यहाँ से मुस्लिम लोग गए यहाँ पर अपना नमाज पढ़ने के लिए, और जिस मंदिर में जाते हैं इसका नाम है डोम ऑफ रॉक्स। क्या बोलते हैं इसको? डोम ऑफ रॉक्स बोलते हैं। अच्छा, और ये वेस्टर्न वॉल है, इसको इजराइल लोग पवित्र मानते हैं। इसी कारण यहाँ पर आए दिन लड़ाइयां होती रहती हैं। जो इजराइल है कई बार इस मंदिर पर, मतलब डोम ऑफ रॉक पे कई बार आक्रमण किए हैं, लड़ाइयां ली हैं, और वो बताता है कि इसमें आतंकवादी है। अच्छा, आपको एक घटना बताता हूँ, 2021 की घटना है, ज्यादा नहीं, 2021 मतलब 2 साल पहले की घटना है। इजरायली सेना ने इस मंदिर पर अटैक कर दिया, और इजरायली सेना बताती है कि यह हमारी जगह है, हम इसे सुरक्षा के लिए रखते हैं, क्योंकि इस मंदिर में आतंकवादी है, इसलिए हम इस पर युद्ध किए हैं। हालांकि इसमें कोई आतंकवादी नहीं थे। ठीक है, तो अभी की जो घटना है, जो आपको बता रहा हूं, जो 7 अक्टूबर की घटना है, 7 अक्टूबर को इजरायली का फेमस फेस्टिवल सुकोत मनाया जा रहा था। ये कई दिनों तक मनाया था। 7 अक्टूबर को लास्ट डे था सुकोत। अच्छा, सुकोत को लास्ट दिन ही क्यों हमास ने बमबारी की? क्योंकि आप लोग देखे होंगे, जैसे हिंदुस्तान में दुर्गा पूजा होता है, दुर्गा पूजा के लास्ट दिन जो दशमी के दिन होता है, वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ लगती है।
तो यहाँ पर जो सुक्रोत फेस्टिवल था इसका लास्ट डे था, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा भीड़ लगने वाली थी। तो हमास ने यही सोचकर यहाँ पर बमबारी की कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोगों का नुकसान होगा। ठीक है। अच्छा, इन्होंने क्या किया, जो हमास संगठन है उन्होंने इस मिशन का नाम रखा अल अक्सा स्टोन। क्या नाम रखा था? अल अक्सा स्टोन। ये आपको ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा। अल अक्सा स्टोन जो हमास संगठन ने इस पर दागे थे। ठीक है। इन्होंने 5,500 मिसाइलें दागी। 5,500 मिसाइलें दागी। अच्छा, इतनी मिसाइलें क्यों दागी? क्योंकि इजराइल में एक डोम सिस्टम काम करता है। अभी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि इन्होंने ज्यादा मिसाइलें क्यों दागी। ठीक है। क्योंकि इजरायली का जो डोम सिस्टम है, कम मिसाइलें दागने पर वो ऑटोमेटिक हवा में ही नष्ट हो जाता है। ठीक है। तो ज्यादा ज्यादा करते हैं तो उनका वो जो डोम सर्विस है वो एक्टिव पूरी तरीके से नहीं हो पाता है, जिससे इजरायली पर संकट मंडरा जाता है। ठीक है। अच्छा, जब उन्होंने 5,500 से ज्यादा मिसाइलें दागी तो यहाँ पर इजराइल में एकदम माहौल बिगड़ गया। और यहाँ पर देखा जाए तो 750 से 800 लोग डेथ कर गए। अब आप सोचते हैं कि 750 से 800 डेथ कर गए, मतलब यहाँ 15,000 तक लोग यहाँ पर घायल भी हो गए। और इसका पता भी नहीं चला था इजराइल को। इस हमले के बाद जब पता चला तब तक काफी नुकसान हो चुका था। उसके बाद कोई भी देश के प्रधानमंत्री होंगे वो गुस्सा करेंगे ही करेंगे। अच्छा, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। इन्होंने बोला कि बिना बताए, बिना तरीके से इन्होंने फिलिस्तीन ने आक्रमण किया। इन्होंने बोला कि अब तो जंग का ऐलान हो ही गया है, अब तो जंग का ऐलान हो गया है, अब हमास बचने वाला नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इजराइल बहुत ही ताकतवर कंट्री है। ये जब 6 दिन में पूरे गल्फ कंट्री को अकेले हरा सकता है, वो 1967 की बात है। और आज तो 2023 से कितना अपडेट हो गया होगा। और हमास, गाजा पट्टी एक छोटी सी जगह है, उसको नष्ट करने में इजराइल को ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि इजराइल तो खुद एक पावरफुल शक्ति है, एक महाशक्ति है। इसके साथ अमेरिका, ब्रिटेन जैसे बहुत बड़े बड़े महाशक्तिशाली देश इसके साथ सपोर्ट में खड़े हुए हैं। अच्छा, इन्होंने जंग का ऐलान कर दिया। जवाब में इन्होंने भी उन पर मिसाइलें दागी। अगले दिन उस तो हालांकि यहाँ पर ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, जो हमास संगठन है यहाँ पर ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। इजराइल ने ज्यादा ज्यादा मिसाइल नहीं दागी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आम जनता का नुकसान होगा। इजराइल ने साफ साफ मना कर दिया है हमास में, यानी कि गाजा पट्टी में बता दिया कि जो निर्दोष लोग हैं वहां से जगह छोड़ के हट जाएं। यहाँ से उन्होंने बता दिया है कि यहाँ से जगह छोड़ के लोग हट जाए जो निर्दोष लोग हैं, क्योंकि हम इन्हें तहस नहस करने वाले हैं। तो इसमें हमारा कसूर नहीं होगा, हम आपको समय दे दिए हैं, जितना जल्दी हो सके वहां से हट जाइए। ठीक है। ये किसने कहा है? इजराइल के प्रेसिडेंट बेंजामिन नेतन्याहू। वहां के विदेश मंत्री ने भी साफ साफ मना कर दिया है। और जो भी इजराइल से खाना पानी, जो बेसिक जरूरत की चीजें हैं, यहाँ के जो विदेश मंत्री हैं इजराइल के, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया है। क्योंकि इनके समझ लीजिए कि रीढ़ की हड्डी तोड़ने का काम किया है। क्योंकि जब लाइट नहीं रहेगी, इंटरनेट नहीं रहेगा, बिजली खाना खाने को नहीं मिलेगा, तो वहां की जनता ऑटोमेटिक पागल हो जाएगी। मतलब कि इकोनॉमिकली इन्हें डैमेज किया जा रहा है। किसको? हमास को। मतलब गाजा पट्टी को तहस नहस करने की पूरी तैयारी कर ली है। अच्छा, इजराइल की सेना, जो इजराइल का जो संगठन है मोसाद, ये इस विश्व का दूसरे नंबर पर सबसे ताकतवर माना जाता है एजेंसी। तो आखिरकार ये पता, इसको पता कैसे नहीं चला? अच्छा, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इजराइल ने एक आयरन डोम डिफेंस सिस्टम बनाया है। क्या बनाया है? आयरन डोम डिफेंस सिस्टम। इसकी वजह से क्या होता है कि अगर कोई दुश्मन देश अपने देश पर, मतलब इजराइल पर हमला करता है, तो ये इजराइल का डोम सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिक एयर, उसी उसको एयर में ही ऑटोमेटिक मार देगा।
जिसमें सेना की भी जरूरत नहीं होगी। और इजराइल की एक खास बात बताते हैं, इजराइल के हर घर का इंसान सेना के लिए रेडी होता है, उसके बाद जब लड़ाई की जरूरत पड़ती है जाके लड़ता है, फिर आके अपना काम करने लगता है। मतलब कि वो हर घर में हर इंसान आर्मी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ज्यादा इजराइल में संख्या ज्यादा नहीं है, वहां पर मात्र 1 करोड़ लोग। कितने लोग हैं? 1 करोड़ लोग। सोचिए इंडिया में 150 करोड़, 1 करोड़ 150 करोड़ में बहुत होता है अंतर। लेकिन यहाँ पर सभी की सभी सेना अपने आप में एक आर्मी है। अच्छा, इजराइल इतना अपडेटेड है। आयरन डोम सिस्टम। अच्छा, बात करते हैं हम लोग आयरन डोम सिस्टम काम कैसे करता है। सबसे पहले पॉइंट पे जो एनिमी रॉकेट है उसे फायर जब होता है, जब भी एनिमी रॉकेट कहीं से भी फायर होता है, ठीक है, तो उसको क्या करता है, इसके पास एक ट्रैकर होता है, रडार सिस्टम होता है, जिसे कैच करता है कि दुश्मन रॉकेट कहाँ से चला है। ठीक है, उसके बाद ये तीसरे नंबर पे जो होता है कंट्रोल सिस्टम एस्टिमेटेड इम्पैक्ट पॉइंट। उसके बाद ये कंट्रोल सिस्टम देखता है कि आखिरकार ये हमारे देश पर ही गिरने वाला है या फिर कहीं और गिरने वाला है। अगर हमारे देश पर गिर रहा है, ये तो रडार है जिसे ट्रैक करता है कि यहाँ पर कोई एनिमी वार किया है। अच्छा, ये वार किया है, जो मिसाइलें दागी हैं, वो क्या हमारे ही देश पर गिरे या फिर कहीं दूसरे देश के लिए किया है। तो ये कंट्रोल सिस्टम क्या करता है, इसको बताता है ये कहाँ पर गिरने वाला है। उसके बाद ऑटोमेटिक लॉन्चर फायर मिसाइल इन इंटरसेप्ट। जो लॉन्चर है इजराइल का, ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाता है और इसे हवा में ही मार गिराता है। आपको ध्यान रखना है पांचवें पॉइंट पे, ये हवा में ही गिराता है, ये पहला पॉइंट है। उसके बाद इतना ही नहीं, एयर में ही मार के गिराता है, इतना ही नहीं, उसके बाद उसका जो ठिकाना है वहां पर भी जाके वहां के जो मिसाइलें हैं उसे तहस नहस करता है। ये सब काम पूरा ऑटोमेटिक होता है, ये काम किसी को करने की जरूरत नहीं है। इजराइल की जो मोसाद है, उन्होंने यही सोचा कि हमें तो कोई दिक्कत। 2021 में जब इजराइल ने हमास पे वेस्टर्न बैंक पे लड़ाई की थी, यानी कि जो अल-अक्सा मस्जिद पे युद्ध किया था, उसमें जो हमास संगठन, उन्होंने ये पकड़ लिया था कि जो इनका आयरन डोम सिस्टम है, ये कुछ लिमिट तक जो मिसाइलें हैं उसे डैमेज करने का, उसे डिफेक्ट करने का, उसे अ, नष्ट करने की क्षमता रखता है। अगर हम एक साथ कई मिसाइलों को दागते हैं, तो अगर 5000 भेजते हैं तो इसमें 500 भी मिसाइलें कामयाब होती हैं तो इजराइल में काफी ज्यादा नुकसान होगा। ये इजराइल को समझ में नहीं आया, लेकिन हमास ने दिमाग लगा लिया। अब हमास ने क्या काम किया, एक साथ हमास ने एक साथ लगभग 5,500 मिसाइलें दाग दी। अब इनका आयरन डोम सिस्टम कंफ्यूज हो गया कि हम किसको बचाएं और किसको मारें। तो इनका जो आयरन डोम सिस्टम था, ये कुछ मिसाइलों को तो मार दिया, लेकिन कुछ मिसाइलों को मार नहीं पाया, और ये जाके इजराइल में गिर गया और इजराइल में काफी ज्यादा नुकसान। ठीक है, तो ये रहा आयरन डोम सिस्टम। अच्छा, आगे चलते हैं हम लोग। आखिरकार ये अभी कल की न्यूज है। कल की न्यूज में क्या है, अमेरिका ने बी 52 एक बॉम्बर है, ये बहुत ही खतरनाक है, विश्व का सबसे खतरनाक बॉम्बर है। इन्होंने बोल दिया अमेरिका ने कि ये इजराइल के लिए है और इजराइल इसे ले जा सकता है। इजराइल ने बोल भी दिया है कि आप इसे भेज दीजिए। ये कब आएगा अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बी 52 अगर आया तो समझ लीजिए कि ये 3 से 4 घंटों में पूरा का पूरा गाजा पट्टी को तहस नहस करने की क्षमता रखता है। क्योंकि इसकी कैपेसिटी के बारे में अभी आपको बताएंगे ना, तो आप कहेंगे कि ये अपने आप में एक सेना है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि बी 52 बॉम्बर है, इसके बारे में जानते हैं कि इसका काम क्या है और ये कितनी कैपेसिटी है, इसे चलाने के लिए कितने लोग चाहिए, इन सब के बारे में पूरा डिटेल में बताने वाले हैं। ठीक है, तो जो हमारा बी 50 क्या है, ये एक बॉम्बर है। क्या करता है, ये बम गिराता है और बहुत ही खतरनाक ये बॉम्बर है। अच्छा, आइए बना कब था, ये बना था 1955 में।
कब बना था? 1955 में। कहाँ पे बना था ये? यूएसए में बना था। अच्छा, इसे विश्व का सबसे पावरफुल बॉम्बर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? विश्व का सबसे पावरफुल पावरफुल बॉम्बर बॉम्बर या फिर इसको बोलते हैं बम वर्षक। ठीक है, बम वर्षक मतलब बम बरसाने वाला। ठीक है, ये विश्व का सबसे खतरनाक है, सबसे पावरफुल है, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसे बनाया किसने? इसे बनाया किसे है? इसे बनाया है बोइंग कंपनी ने बनाया है। बोइंग कंपनी ने बनाया है, आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में जानकारी तो हमें जानना ही है। अच्छा, अगर बात करते हैं तो ये किस प्रकार की मिसाइल है? ये सबसोनिक है। क्या है ये? ये सबसोनिक मिसाइल है, लॉन्ग रेंज की। सबसोनिक लॉन्ग रेंज मतलब ये लंबी दूरी की जो बॉम्बर है, और ये जेट पावर्ड है। ये जेट पावर्ड भी है, आपको ध्यान रखना है। क्या है ये? जेट पावर्ड है। ये सबसोनिक लॉन्ग रेंज की जहाज है और जेट पावर्ड है। ठीक है। अच्छा, इसमें हम लोग अगर बात करते हैं तो इसकी क्षमता कितनी है? कितने लाख किलो ये लेके उड़ सकता है ये जहाज? तो ये कितने 2.21 लाख लॉक केजी लेकर उड़ने की क्षमता है। लेकर उड़ने की इसकी क्षमता। अच्छा, ये इतना क्षमता है, समझिए 2.21 लाख किलो लेके उड़ने की क्षमता है इसकी है। और इसमें अगर बात करते हैं तो कितने इंजन लगे हैं? इसमें 8 इंजन लगे हुए हैं। इतना पावरफुल है, इसमें 8 इंजन लगे हुए हैं। अगर बात करते हैं इसमें इसको चलाने के लिए कितने इंसान की जरूरत होती है? इसे सिर्फ 5 लोग चलाते हैं। मतलब इसे चलाने के लिए 5 लोगों की जरूरत होगी, एक इंसान इसे नहीं चला सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अगर बात करते हैं कि अगर ये बम जो लेके जाता है, बम कितने केजी का लेके जा सकता है? ये 32,000 केजी का जो बम है उसे ले जा सकता है। ठीक है, इसकी क्षमता है। किलो में अगर बात करते हैं तो 2.21 लाख केजी लेके उड़ने की क्षमता है। लेकिन अगर बम की बात करते हैं तो 32,000 किलो का बम, या फिर कई बम होते हैं जिनका टोटल वजन मिला के 32,000 केजी का होता है, उसे लेकर उड़ने की क्षमता रखती है कौन? ये। अच्छा, एक बार में ये कितनी उड़ान भरता है? अगर बात करते हैं तो एक बार में कितनी दूरी की उड़ान भरता है? 16,000 किलोमीटर। मतलब कि अमेरिका से एक बार आएगा, गाजा पट्टी को तहस नहस करके घर भी चला जाएगा शाम तक, इतनी पावर है इसके पास। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अमेरिका ने अनुमति दे दी है, इजराइल ने अनुमति ले ली है, और ये आने वाला है। ये कब तक आएगा और कब गाजा पट्टी को तहस नहस करेगा, इसका अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। अच्छा, अगर बात करते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है, अगर इसकी लंबाई की बात करते हैं 159 है, और इसकी ब्रेथ की बात करते हैं तो 185 है। आपको ध्यान रखना, लेंथ और ब्रेथ हो गया है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं इसका काम क्या है? इसका काम दो प्रकार। पहला तो है इसका काम जानकारी इकट्ठा करना, दुश्मन की जहाज कहाँ है क्या है ढूंढ ढूंढ के मारता है सब। दूसरा क्या है, ये अटैक करता है। दूसरा काम क्या है इसका, अटैक करता है। जानकारी इकट्ठा किया, उसके बाद डिफेंस को दे दिया। अगर डिफेंस वाले कुछ किए तो ठीक है, नहीं तो ऑटोमेटिक अटैक कर देगा उस पर। ये सोचिए, इतना पावरफुल है B-52। अगर ये आ गया तो गाजा पट्टी को तहस नहस कर देगा। अगर बात करते हैं इनकी, तो इन दो देशों की लड़ाई में सिर्फ आम जनता मर रही है। जैसे रसिया यूक्रेन वार में दो देश लड़ रहे थे, लेकिन नुकसान किसका हुआ? आर्मी का हुआ। किसी का परिवार खत्म हुआ, किसी का क्या खत्म हुआ, मतलब नुकसान सिर्फ किसका होता है? आर्मी का होता है। वहां के लोकल जो सिविलियंस होते हैं उनका होता है। तो ये लड़ाई झगड़े ठीक नहीं है, लेकिन कभी मजबूरी में करने पड़ते हैं। तो दोस्तों, अभी तक यही जानकारी मिली है, और आगे जैसे ही कुछ जानकारी आती है हम आपको अपडेट करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।